आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इसका मतलब है कि हमने पहला वाला जो चैप्टर है फिजिक्स का मोशन, उसको हम लोगों ने कम्प्लीटली खत्म कर लिया है। मोशन खत्म करने के बाद फिजिक्स में हमारा आता है चैप्टर नंबर 2। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से हमने मोशन चैप्टर को शुरुआत किया, हर एक बेसिक से बेसिक्स और टफ से टफ कॉन्सेप्ट को हमने समझा, उसी प्रकार और उसके सबसे बड़े चीज़ों को यानी कि न्यूमेरिकल्स को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। उसी तरीके से सेम अप्रोच हमारा इस चैप्टर में भी रहेगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी। मतलब कि जिस तरीके से हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर को ख़त्म किया, उसी तरीके से हम लोग इसको भी ख़त्म करेंगे। किस तरीके से? इसमें जितना भी पहले कॉन्सेप्ट होगा समझेंगे, जितना भी फॉर्मूला होगा समझेंगे, फॉर्मूला कैसे आया वो भी समझेंगे। पूरा चीज समझने के बाद लास्ट में हम लोग अपना सीरीज चलाएंगे न्यूमेरिकल्स करने का, ठीक है ना। चलिए, तो इसी तरीके से हम लोग इसको भी खत्म करेंगे जिस तरीके से हमने पहले वाले चैप्टर को खत्म किया। लेकिन अब शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं इस चैप्टर क्या, तभी जाके आगे चल के आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। देखिए, इस चैप्टर को यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो लिखा गया है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। एक बात, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम यहाँ पे आपको एक बात बता देते हैं। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 जो हमारा हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 1 का बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें ना दो ही चीज़ों के ऊपर बात होगा। पहला बात होगा फोर्स के ऊपर और दूसरा बात होगा हमारा मोशन के लॉ के ऊपर। देखिए, पहले वाले चैप्टर में यानी कि जो पहला हमारा चैप्टर है फिजिक्स का मोशन, उसमें आपने मोशन के इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मोशन के लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, या आखिर ये है क्या लॉ। तो वो सारा का सारा लॉ हम लोगों को इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। 3 लॉ है इनका दिया हुआ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ करके दिया गया है। तो इन तीनों के बारे में हमको इसमें पढ़ने को मिलेगा, पहला बात। दूसरा बात, सबसे बड़ा चीज हमको इसमें मोशन के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये चैप्टर हमारा दो ही चीजों के ऊपर घूमता रहेगा। पहला मोशन के ऊपर, मोशन के लॉ के ऊपर, और दूसरा हमारा फोर्स के ऊपर। तो फोर्स के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा और मोशन का क्या लॉ है ये हम लोग इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। हम लोग कहते हैं ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, आखिर क्या न्यूटन का लॉ है, क्या कहता है, कैसे आया, क्यों है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो सब का सब हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ना, तो इस चैप्टर में बेसिकली 2 इंसान का कंट्रीब्यूशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। यानी कि इस पूरे चैप्टर में 2 ही इंसान का कंट्रीब्यूशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। पहला इंसान हमारा न्यूटन साहब, पहला तो न्यूटन। दूसरा हमारा से मिलेगा गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली जी। 2 हमारे से मिलेंगे, पहला न्यूटन जी और दूसरा हमारे गैलीलियो गैलीली जी। तो 2 ही हमारा इस चैप्टर के अंदर 2 ही इंसान का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे आगे चल के अपने क्लासों में, कि आखिर न्यूटन ने क्या कहा, क्यों कहा, ऐसा ही क्यों कहा, ये सब हम लोग जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम लोग इसमें गैलीलियो गैलीली के बारे में भी इसका जानेंगे कि आखिर उन्होंने अपने इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट दिया है। तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर में देखें ना, तो फोर्स लिखा हुआ है। फोर्स के बारे में भी हम लोग सबसे पहले जानकारी लेंगे। जब हमारा फोर्स कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, उसके बाद चलेंगे हम लोग मोशन, लॉज ऑफ मोशन में चलेंगे। अच्छा, लॉज ऑफ मोशन को ना पढ़ने से पहले एक बार हम लोग याद करते हैं कि आपने मोशन चैप्टर में आखिर क्या पढ़ा। मोशन में आपने मोशन के इक्वेशन को पढ़ा था, इसमें हम लोग मोशन के लॉ को पढ़ेंगे। देखिए, हमारे चैप्टर नंबर 1 में मोशन में 3 इक्वेशन थे। यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो पहला था b = u + at, दूसरा था हमारा s = ut + ½ at², और तीसरा था हमारा v² - u² बराबर 2as। ये तीनों का तीनों मोशन का इक्वेशन कहलाता है और इनके ऊपर भी हमारा न्यूमेरिकल्स बनता है। हम लोगों ने बहुत बनाए हैं, ठीक है। अब लॉज ऑफ मोशन क्या, ये अभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि यही तो ट्विस्ट है, आगे चैप्टर में यही तो पढ़ना है हम लोगों को। लेकिन हाँ, ये तो मालूम चल गया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमारा इक्वेशन कहलाता है मोशन का। मोशन का लॉ क्या है ये हम लोग अपने इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो ये हमारा एक छोटा सा जानकारी हो गया इस चैप्टर को लेकर कि आखिर हमारा इस चैप्टर को लेकर क्या अप्रोच रहेगा। तो बेसिकली वही बात है, हमने जो कहा कि ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा दो ही चीज़ों के ऊपर घूमता रहेगा हर बार। पहला फोर्स के ऊपर और दूसरा हमारा लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, इस चैप्टर में आपको दो इंसान के बारे में कंट्रीब्यूशन उसका देखने को मिलेगा, पहला न्यूटन और दूसरा हमारा गैलीलियो गैलीली। तीसरा बात, इस चैप्टर को भी हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हमने अपने पहले नंबर चैप्टर को पढ़ा। पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे, और लास्ट में जाके हम लोग अपने चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल्स बनाने का सीरीज चालू करेंगे। क्योंकि वही बात है, फिर से मेरा मानना क्या है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के बिना अधूरा है। ठीक है, चलिए खैर शुरू करते हैं। तो यदि आप इस चैप्टर के हेडिंग को ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहला टर्म मिलेगा फोर्स। हालांकि फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन आज हम लोग फोर्स के बारे में थोड़ा सा और गहराई से जानकारी लेंगे, यानी कि डीप नॉलेज आज हम लोग अपने इस फोर्स के बारे में लेने वाला है। चलिए, तो सबसे शुरू हम लोग अपना यहाँ से क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आखिर यही जान लेते हैं कि फोर्स होता क्या है। तो यहीं से हमारा आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए, तो फोर्स के बारे में कुछ बातें आप लोग पहले से भी जानते हैं। यदि मैं आपको इसका डेफिनेशन दूं तो आप बोलेंगे कि सर ये डेफिनेशन तो हमको पहले से भी मालूम था। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसका। क्या है, देखिए, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या लिखा हुआ है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। चलिए, लाइन बाय लाइन हम लोग लिखते हुए भी चलेंगे और उस सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते हुए भी चलेंगे। ये डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि नया डेफिनेशन है, इसको आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था, क्योंकि क्लास 8 में भी एक चैप्टर हमारा फोर्स है। चलिए देखते हैं। इससे आसान डेफिनेशन फोर्स का हो ही नहीं सकता। क्या लिखा हुआ है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। आप किसी भी बुक को उठा लीजिए, उसमें फोर्स का जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो आपको यही मिलेगा। समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। पुश का मतलब होता है धकेलना, और पुल का मतलब होता है किसी चीज को खींचना। तो किसी चीज को यदि आप धकेल रहे हैं या फिर खींच रहे हैं तो आप ताकत लगाते हैं। उसी ताकत को हम लोग यहाँ पे कह देंगे फोर्स। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे सामने व्हाइट बोर्ड है, इसको हमने बहुत जोर से उधर पुश किया, यानी कि धकेला तो ताकत लगा, यही ताकत हमारा कहलाएगा फोर्स। या फिर मान लीजिए कि हमारा बगल में गेट है, हम इसको बहुत जोर से खींचेंगे, पुल करेंगे, ताकत लगेगा, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बड़ा सिंपल है। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को जब आप धक्का देते हैं या फिर अपनी ओर खींचते हैं तो ताकत लगता है। उसी ताकत को हम लोग कह देंगे यहाँ पे सिंपल सा फोर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको दो क्वांटिटी के बारे में बताया था मोशन चैप्टर में, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या आप बता सकते हैं फोर्स हमारा कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब था, चलिए एक बार अब यदि आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं। हालांकि यदि आपने चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है मोशन, फिजिक्स है मोशन, उसको आपने पढ़ा तो क्वांटिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए, इसमें कुछ बातें हैं, यदि आप भूल गए हैं तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटीज हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमारा है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या होता है हमारा, यूनिट और मैग्नीट्यूड। इसमें हमारा मात्र यूनिट एंड मैग्नीट्यूड होता है। इसमें यूनिट भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, एज वेल एज
डायरेक्शन भी होंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। और कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे QUANTITIES क्वांटिटीज, ठीक है। चलो क्वांटिटीज हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर मोशन वाले में। खैर एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन है हमारा। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है जिसके पास मात्र यूनिट हो और मैग्नीट्यूड हो। हालांकि बहुत सारे बुक में यूनिट ना लिख के केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, और मैग्नीट्यूड का मतलब उसमें दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी और यूनिट भी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सके। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके पास मात्र यूनिट और मैग्नीट्यूड हो। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 लेके जहां तक आप लिखना चाहो लिख लो। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हमारा ये हो गया जिसके पास यूनिट और मैग्नीट्यूड हो गया। इसका आप एग्जांपल एक समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि आप बगल में पुनाई चक सब्जी मंडी है, आप वहां पे सब्जी मंडी गए आलू खरीदने के लिए। आपने दुकानदार से कहा कि अंकल जी 2 केजी हमको आलू दीजिए। कितना केजी, 2 केजी। तो ये जो 2 दिख रहा है ये हमारा है मैग्नीट्यूड और केजी हमारा है यूनिट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसमें यूनिट भी होगा मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी कि यूनिट का मतलब केजी जैसा भी कुछ होगा, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर जैसा भी कुछ होगा, और इसके पास अपना एक डायरेक्शन होगा। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा है हमारा फोर्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा फोर्स है। मतलब फोर्स के पास यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। कैसे है अभी हम लोग इसमें जान लेते हैं। जैसे देखिए, हमने कहा कि हम इस बोर्ड को बहुत जोर से धक्का मार रहे हैं। धक्का मार रहे हैं इसका मतलब किसी एक डायरेक्शन में धक्का मार रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यदि एक बोतल है और हम इसको धक्का मार रहे हैं इधर, तो ऑब्वियस सी बात है इसका डायरेक्शन किधर है, उधर की ओर है। इसके पास डायरेक्शन भी हो गया। और जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो कितना, मतलब कुछ भी आप फोर्स लगाइए उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और हालांकि आगे हमको यहाँ पे पढ़ना भी है, लेकिन मान लीजिए कि और यहाँ पे हम बता भी देना चाहते हैं कि फोर्स को हम लोग, उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा आलू के केस में 2 केजी, तो मान लीजिए यदि हम इसको धक्का लगा रहे हैं तो मान लीजिए कि हमने धक्का कितना लगाया, 20 न्यूटन का। कितना का, 20 न्यूटन। तो अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये न्यूटन क्या है, बताते हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने लास्ट में केजी लगाया ना, केजी क्या हमारा एक यूनिट है किसी चीज को नापने का, उसी प्रकार से हम फोर्स जो लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप कितना ताकत लगा रहे हैं वो हमारा कहलाएगा न्यूटन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 20 हमारा क्या हो गया मैग्नीट्यूड, एन हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। और चूंकि हम इसको ऐसे धक्का लगा रहे थे तो किसी न किसी डायरेक्शन में धक्का लगेगा, तो इसलिए हमारा फोर्स क्या कहलाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया उसके पास यूनिट भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास अपना एक डायरेक्शन भी होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हमारा बेसिकली, यदि आप लोगों में से किसी को नहीं मालूम था कि क्वांटिटीज क्या है, यदि जिसने एक मोशन चैप्टर मिस कर दिया है खास करके ये वाला टॉपिक, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं यदि आपने मिस किया है, आपको पहले से मालूम है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया था कि अ पुश और पुल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ये आपने जान लिया। और फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है और हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। रीजन भी आप लिख दीजिए, बिकॉज इट हैज यूनिट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास तीनों चीज है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। हालांकि हम यहाँ पे आपको बार बार बोल रहे हैं कि बहुत सारे बुक में मात्र 2 ही चीज लिखा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यूनिट नहीं लिखा गया है। यूनिट का मतलब है कि मैग्नीट्यूड में ही वो शामिल होगा। जैसे यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड 2 है, उसी के साथ हमारा क्या मिला हुआ है, यूनिट मिला हुआ है। इसका मतलब यही है
लेकिन आप तीनों भी लिख देंगे तो कोई आपका गलत नहीं कर सकता है, ये भी सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का मतलब क्या हो गया? फोर्स हो गया। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या कहा यहाँ पे कि हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसका मतलब यहाँ पे हमारा एफ का वैल्यू कितना हो गया? 20 न्यूटन हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो फोर्स को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद लास्ट है इट्स एस आई यूनिट। इट्स एस आई यूनिट इज न्यूटन, NEWTON। तो क्या न्यूटन आप बार बार इतना बड़ा वर्ड लिखेंगे? नहीं, इसके लिए भी हम लोग एक कैपिटल एन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एस, देखो हर एक चीज का ना एक ऐसा यूनिट होता है, जैसे लेंथ का भी ऐसा यूनिट होता है, डिस्टेंस का भी होता है, उसके बाद फिर वेट का भी होता है। हर एक चीज का अपना एक एसआई, टेम्परेचर का भी होता है, हर एक चीज का अपना एक एसआई यूनिट होता है। जिस प्रकार से हमारा यहाँ पे वेट का क्या है? केजी है, तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है। मतलब कि कितना न्यूटन? 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60, 70, 80 न्यूटन, इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा 4 पॉइंट में हमने फोर्स के बारे में पूरा बात लिख लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले, तो फोर्स के बारे में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसको मिटा देना। ये तो बस छोटा सा रिकैप था हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो फोर्स के बारे में हमने पहला बात ये देखा कि किसी भी चीज को यदि धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं तो हमारा फोर्स कहलाता है। फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है, तीनों चीज है। इसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और चौथा चीज, इसका जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग। फोर्स, अब देखो फोर्स के वजह से ना हम लोग बहुत सारे कामों को कर पाते हैं अपने एवरीडे लाइफ में। किसी चीज को धक्का देना हो, किसी चीज को खींचना हो, है ना। तो मतलब ये हो गया कि फोर्स से होने वाला बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी चीजें हैं जो कि फोर्स की वजह से हो पा रहा है। जैसे आपको साइकिल चलाना हो, पेडल मारना हो, तो क्या बिना फोर्स लगाए चल सकता है? नहीं चल सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि अब इलेक्ट्रिक वाला आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिक वाला भी वहां पे बैटरी क्या कर रहा है? उसको एक तरीके से फोर्स ही लगा रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स क्या कर रहा है हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ वो काम कर रहा है। अब सबसे बड़ा बात, क्या फोर्स को आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए कि यदि मैंने कहा कि हम इसको ना 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और जैसे हमने इसको 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऊपर से नीचे गिर गया बोर्ड। जो हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या वो आपको वो दिखा? नहीं दिखा। लेकिन फोर्स लगाने की वजह से जो रिजल्ट आया वो आपको दिख गया कि हाँ भाई, फोर्स लगाने की वजह से नीचे गिर गया। तो इसका मतलब हो गया कि फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फोर्स से होने वाले कुछ चीजें हैं हमारे पास जो कि फोर्स की वजह से होता है, यानी कि फोर्स वो चीज कर सकता है। तो इसको हम लोग टॉपिक में कन्वर्ट कर लेंगे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे आप इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का मतलब हो गया कि आखिर फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स क्या क्या कर सकता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला बताइए क्या है? सबसे पहला, a force can move a stationary body। मतलब कि फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी स्टेशनरी बॉडी को वो क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। स्टेशनरी बॉडी का मतलब होता है जो कि रेस्ट में है, जो कि बिल्कुल किस में है? रेस्ट में है। मतलब कि चलिए इसका एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं, ज्यादा समझ पाएंगे। सपोज कीजिए कि मेरा ना ये बॉटल है, और कुछ देर के लिए आप इमेजिन कीजिए कि ये बिल्कुल स्टेशनरी, ये रुका हुआ है। इसको जब हम धक्का देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये मोशन में आ जाएगा। मतलब कि ये थोड़ा सा यहाँ से अपना पोजीशन चेंज करके हो सकता है यहाँ पे आ जाए, तो मोशन में आ गया ना। इसका मतलब है कि फोर्स किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को, किसी भी रुके हुए बॉडी को मोशन में ला सकता है। ये पावर फोर्स के पास है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि आप पार्क गए और पार्क में बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, स्टेशनरी है, वो रेस्ट में है, आपने उसको धक्का दिया, वो हिल गया, मोशन में आ गया।
इसका मतलब कि फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। ये इसका पहला इफेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है? अच्छा एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, एक बात आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, मतलब इसको नोट करके आप लिख ही लीजिएगा। जब भी फिजिक्स में स्टेट का बात हो तो दो ही स्टेट होता है, पहला रेस्ट और दूसरा मोशन। मतलब ये हो गया। अच्छा केमिस्ट्री में हम लोगों से स्टेट पूछा जाता है तो हम लोग 3 बताते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन फिजिक्स में हमारे पास मात्र स्टेट 2 ही होते हैं, या तो कोई चीज रुका हुआ रहेगा कंप्लीटली, या फिर कोई चीज मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा। फिजिक्स कहता है कि भैया हमको सॉलिड, लिक्विड, गैस से कोई मतलब नहीं है, हमको मात्र मतलब है रेस्ट और मोशन से। और बिल्कुल सही बात भी है, इस दुनिया में जो भी आपको चीज दिख रहा है वो 2 ही स्टेट में है, या तो कंप्लीटली रुका हुआ है या तो फिर वो धीरे धीरे मोशन में है। क्या बीच वाला कोई रास्ता निकलता है? नहीं निकलता। तो मोशन में स्टेट जब भी पूछा जाए तो 2 ही होगा, एक रेस्ट और एक मोशन। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो दूसरा इफेक्ट क्या है फोर्स का? A force can stop a moving body। लिखा गया है कि फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी मूविंग बॉडी को वो स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम सड़क पे से खड़े थे, मेरा दोस्त उधर साइकिल चलाते हुए आ रहा था, हमने अचानक उसके हैंडल पर से पकड़ लिया बहुत जोर से, क्या कर जाएगा? वो रुक जाएगा। यानी कि वो मोशन में आ रहा था, हमने अचानक फोर्स लगा के उसको रोक दिया। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी मूविंग बॉडी को रोक सकता है। ये इसका दूसरा वाला इफेक्ट हो गया। तीसरे नंबर में क्या है? A force can change the speed of a moving बॉडी। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी मूविंग बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है। चलिए इसका हम एग्जांपल बताते हैं आपको, सबसे बेहतरीन क्रिकेट का एग्जांपल लीजिए आप। क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग करता है, बैट्समैन बैटिंग करता है। ठीक है, बॉलर जो बॉलिंग कर रहा होता है उस बॉल का अपना कुछ स्पीड होता है, ठीक है, लेकिन बैट्समैन जब उसको बैट से मारता है तो बॉल का स्पीड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। या तो धीरे मारेगा तो धीरे हो जाएगा, या फिर जोर से मारेगा तो उसका स्पीड तेज हो जाएगा। वही बात है कि देखो, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो जब बॉलर ने बॉलिंग किया तो बॉलिंग जो कर रहा है वो बॉल अभी किस में? स्पीड में है, उसका अपना कुछ स्पीड होगा। बैट्समैन उसको बहुत जोर से हिट कर देगा तो उसका स्पीड या तो और बढ़ जाएगा, या फिर धीरे से हिट करेगा तो उसका स्पीड घट जाएगा। तो बैट्समैन जो हिट कर रहा है एक तरीके से वो बॉल पे क्या कर रहा है? अपना फोर्स ही तो अप्लाई कर रहा है ना। तो ये बात इसमें कहा गया था। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड घटा सकता है या फिर बढ़ा सकता है, मतलब बेसिकली चेंज कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है? A force can change the direction. A force can change the direction of a moving body। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसका एग्जांपल फिर से दोबारा वही क्रिकेट वाला लीजिए। क्रिकेट में बॉलर अपना पिच पे बॉल करता है, बॉल का अपना क्या है? खास डायरेक्शन है कि हाँ भाई वो बैट्समैन की ओर जा रहा है। बैट्समैन ने क्या किया? उस बॉल को मार के उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। क्या लिखा हुआ है? अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो जो बॉल हमारा वो किस में है? अभी मोशन में है, मूव कर रहा है बॉल हमारा, उसका अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि हाँ उसको बैट्समैन की ओर जाना है। लेकिन बैट्समैन ने क्या किया? बॉल उसके सामने जैसे आया उसके डायरेक्शन को चेंज करके स्टेडियम में पहुंचा दिया, या तो छक्का है तो चौका। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो बैट्समैन बेसिकली बॉल को मार रहा है, इसका मतलब कि वो अपना उसका फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि फोर्स क्या कर सकता है? मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये बड़ा सिंपल था। आगे बढ़ते हैं फिर। पांचवें नंबर में क्या एक लास्ट हमारा इसमें बच रहा है?
a force can change the shape and size of a body। मतलब कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी के शेप और साइज को वो चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये बोतल प्लास्टिक का है, ठीक है ना, हम इसको बहुत जोर से फोर्स अप्लाई करेंगे, हालांकि हमसे तो होगा नहीं, लेकिन जो हमारा प्रेशर वाला मशीन होता है, यदि इसको जोर से प्रेस कर देगा इसको बहुत जोर से, तो इसका शेप और साइज दोनों बदल जाएगा। तो मतलब फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के या फिर किसी भी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा कुछ 5 इफेक्ट है जो कि फोर्स के वजह से हो सकता है। तो फोर्स के बारे में हमने यहाँ पे 4 पॉइंट में डिस्कस किया, और फोर्स का जो इफेक्ट है कि आखिर फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। हालांकि यदि आपके मन में कुछ और आए तो आप कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जाए तो आप 5 लिख दीजिए, उतना ही आपके लिए काफी होगा। यहाँ तक में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। बात समझ में आई है? तो इस तरीके से हमारा फोर्स वाला टॉपिक जो था अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम लोगों ने अभी शुरुआत किया है, बस अभी हम लोगों को इसमें और कुछ पढ़ना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। फोर्स के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन बच्चे आप लोग। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। चलिए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिटा दें। बारीकी से समझते हुए चलिएगा, कहीं पे कोई डाउट आए तो आप पूछते चलिएगा। क्या फोर्स को हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, बस इसको हम लोग फील कर सकते हैं। और फोर्स लगाने के वजह से जो रिजल्ट दिखता है, जो रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को हम लोग अनुभव कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को बहुत जोर से थप्पड़ मार रहे हैं, आपने फोर्स लगाया, क्या वो फोर्स आपको दिखा? नहीं दिखा, लेकिन आपके दोस्त का गाल लाल हो गया, वो दिख गया। मतलब कि फोर्स के वजह से जो रिजल्ट हुआ वो रिजल्ट आपको दिखता है, ठीक है, लेकिन फोर्स कभी दिखता नहीं है, बस उसको हम लोग जज कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। और इधर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले कुछ बातें हैं लिख लेते हैं इसके अंदर। देखिए क्या लिख रहा है अभी समझाएंगे भी आपको, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ all the forces acting on an object, क्या लिखा हमने? if the resultant of all the forces acting on an object is 0, then the forces are called balanced forces। तब जाके उस प्रकार के फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अब इसी प्रकार का एक डेफिनेशन हमारा उसमें भी होगा, बस क्या बदलाव आ जाएगा देखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट 0, बस यहाँ पे नॉट लगा देना है, बाकी हमारा सब स्टेटमेंट सेम रहेगा। देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस का बात है तो अनबैलेंस हो जाएगा, बस सेम चीज यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद भी समझाएंगे पूरा, घबराइए मत। तो यहां पे लिखेंगे इफ द रिजल्टेंट
if the resultant of all the forces acting on an object is not zero, then the forces are called unbalanced forces। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट और बच रहा है, वो भी लिख देते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, कभी कभी पूछ लेता है। इट कैन चेंज, सॉरी इट कैनॉट चेंज, it cannot change the position of an object। क्या लिखा हमने? इट कैनॉट चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां पे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इट कैन, हाँ इट कैन चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर ये क्या कहा गया है। देखिए कुछ देर के लिए ना आप स्टेटमेंट को गोली मारो, छोड़ो, पहले आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जो एग्जाम्पल समझा रहे हैं, कुछ देर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, आप जो एग्जाम्पल बता रहे हैं ये समझ में आ गया तो डेफिनेशन फिर कुछ नहीं है। सपोज कीजिए कि ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को दो बच्चा धक्का मार रहा है, एक बच्चा हमारा इधर है, ठीक है, और एक बच्चा हमारा इधर है, और दोनों का दोनों बच्चा एक दूसरे की तरफ धक्का मार रहा है, मतलब कि ये वाला धक्का मार रहा है इधर की ओर और ये वाला धक्का मार रहा है इधर की ओर, ठीक है। ये वाला बच्चा जिस पे धक्का मार रहा है ना, वो भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मतलब कि ताकत 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और ये वाला भी बच्चा इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मतलब कि ये बॉक्स है हमारा और दोनों एक दूसरे के तरफ 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यानी कि बराबर ताकत लगा रहा है दोनों। जवाब सवाल है क्या बॉक्स मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, बॉक्स मूव नहीं करेगा। अब आइए आप इसके डेफिनेशन पे, अब आपको समझ में तुरंत आएगा क्या कहा गया है। देखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज, रिजल्टेंट का मतलब क्या है? रिजल्टेंट का मतलब है कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस? 0 का डिफरेंस है, क्योंकि जितना ये लगा रहा है उतना ही ये लगा रहा है, तो क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है। तो वही यहाँ पे कहा गया, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, यानी कि दोनों का डिफरेंस यदि 0 आ जाता है फोर्स लगाने का, तो देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। तो इस प्रकार के फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं। अच्छा, किसी किसी बुक में ना रिजल्टेंट के जगह पे नेट फोर्स लिखा हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो वो वर्ड हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि रिजल्टेंट के जगह पे कभी कभी नेट फोर्स भी लिखा रहेगा, तो घबराना नहीं है। नेट फोर्स बोले या फिर रिजल्टेंट फोर्स का बोले, मतलब बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों में डिफरेंस 0 का है, क्योंकि दोनों बराबर लगा रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में फोर्स लगाने का। तो वही बात इसमें कहा गया था कि जब हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस प्रकार के फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं। और बैलेंस फोर्स में क्या होता है? इट कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी धक्का मारा 10 न्यूटन, ये भी धक्का मारा 10 न्यूटन, तो क्या इस बॉक्स का पोजीशन चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यही था हमारा बैलेंस फोर्स। बात खत्म, कोई दिक्कत इसमें? जस्ट इसका उल्टा होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स में। चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल इसका लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं दोबारा, ठीक है, वही एग्जांपल लेंगे ताकि आप ज़्यादा इसको कनेक्ट कर पाएंगे। वही हमारा बॉक्स है, एक बच्चा फिर से हमारा इधर है,
और एक बच्चा हमारा फिर से इधर है, ठीक है। ये फोर्स लगा रहा है इधर, ये फोर्स लगा रहा है इधर, धक्का मार रहा है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है ना, ये लगा रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, लेकिन ये मात्र लगा रहा है 30 न्यूटन का फोर्स। तो बताइए कौन किसके तरफ बॉक्स को धक्का मार पाएगा? ये वाला धक्का मार देगा इधर की ओर, क्योंकि ये बॉक्स हमारा इधर फिर मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, मतलब कि डिफरेंस कितने का है? 20 न्यूटन का है। तो 20 न्यूटन का फोर्स है, तो क्या ये हमारा डिफरेंस जीरो हुआ? नहीं हुआ। तो जब भी हमारा रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो, कुछ अलग वैल्यू उसका आ जाए, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 1, 2, 4, कुछ भी न्यूटन हमारा डिफरेंस आ जाए, उस प्रकार के फोर्स को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चूंकि ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो बॉक्स हमारा मूव करके इधर की ओर आ जाएगा, यानी कि अपना पोजीशन क्या कर लेगा? चेंज कर देगा। वही बात लिखा हुआ था कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यदि रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं आता है, यानी कि कुछ डिफरेंस आ जाता है 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, तो उस केस में ये हमारा फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। और यदि आप आपसे कोई सवाल पूछे कि बताओ कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग कब उसका पोजीशन चेंज कर पाते हैं? जब हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है तब। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बोतल है और इसको हम यहाँ से इधर की ओर क्यों हटा पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर लगा रहे हैं, मेरा फोर्स लगाने का ताकत इस पर ज़्यादा है। तो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ आपको मूव करता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। यदि बैलेंस फोर्स लगेगा तो वो कभी मूव नहीं करेगा। आपका बिल्डिंग क्या कभी मूव करता है? वो आराम से खड़ा है। लेकिन यदि उस पर अनबैलेंस फोर्स लगा दिया जाए, मतलब कि उसको जेसीबी से ऐसे धक्का मारा जाए, ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग गिर जाएगा। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ आपको मूव करता हुआ दिख रहा है वो बिकॉज ऑफ अनबैलेंस फोर्स के वजह से। कोई दिक्कत है इसमें? तो इस तरीके से हमारा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स दोनों खत्म हुआ। इसमें जो आपको बार बार वर्ड परेशान करेगा वो रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स करेगा। इसका मतलब समझिए कि दोनों फोर्स में डिफरेंस कितने का है? इसमें 0 का है, उसमें 0 का नहीं है, उसमें 20 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस कुछ हमारा 0 के अलावा आ जाए उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, और उसमें हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। ये हमारा दोनों के बीच में डिफरेंस भी हो गया। यदि कभी पूछे ना तो आप इसको इस तरीके से बताइएगा, दोनों पॉइंट लिखिएगा, और यदि आप ये वाला एग्जाम्पल लिख देते हैं तब तो फिर सोने पे सुहागा है, अच्छा नंबर मिल जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स भी खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो हम लोग उसको यानी कि कल से हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और वहां से हमारा शुरू होगा मोशन का लॉ, है ना। आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने फोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा बस। तो फोर्स हमारा लगभग यहीं पे खत्म होता है, कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, बीच बीच में आपको फोर्स टर्म मिलता रहेगा, लेकिन हाँ फोर्स के बारे में मोटा मोटी जो बात था वो हमने यहाँ पे आज जान लिया। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने क्या समझा? अच्छा, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने ये सीखा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, कैसे उसको डिनोट करेंगे, फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है ये भी हम लोग जान चुके हैं, फोर्स का इफेक्ट क्या क्या है ये भी जान चुके हैं हम लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है ये भी हम लोगों ने आज सीख लिया। तो अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो चैप्टर बड़ा आसान है प्लस बहुत ही मजेदार भी। आपको इसमें बहुत कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, और सबसे बड़ा बात जो आप लगभग 7-8 से सुनते आ रहे होंगे, न्यूटन का लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके बारे में आपको पढ़ने को इसमें मिलेगा। सबसे बड़ा बात तो यही है। तो इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते रहेंगे लगातार। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आई होप आपको भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहे तो बेझिझक आप लोग एक बार कमेंट कर दिया कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, और टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।